इस साल फरवरी में रूस और यूक्रेन की जंग छिड़ी तो भारत के रक्षा हल्के में भी बेचैनी फैल गई। महंगे तेल और दूसरी चीजों से इतर सरकार और सेना के माथे पर पसीने की एक दूसरी ही वजह थी। दरअसल डिफेंस में भारत के रूस और यूक्रेन दोनों से ही रिश्ते हैं। दोनों ही देश भारत को डिफेंस इक्विपमेंट्स और आर्म्स सप्लाई करते हैं। ऐसे में जब दोनों देश भिड़े तो भारत के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर टैंकों, हेलीकॉप्टरों और सबमरीन्स की सप्लाई और मरम्मत के मोर्चे पर सवाल खड़े हो गए। इस क्राइसिस ने भारत की डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की प्रतिज्ञा को और पक्का कर दिया। अब भारत ने डिफेंस में आयात में कटौती करने और हथियार टेक्नोलॉजी देश में ही बनाने का फैसला किया तो बाजार में पैसा लगाने वालों के चेहरे पर भी चमक आ गई। वजह यह है कि डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने की मुहिम से सीधा फायदा इस सेक्टर में काम कर रही कंपनियों को मिलने वाला है। लेकिन शेयरों पर आने से पहले जरा देश के डिफेंस सेक्टर और सरकार की इस सेक्टर में आत्मनिर्भर होने की मुहिम की कहानी को समझ लेते हैं, क्योंकि आखिर यहीं से यह तय होगा कि आपको इस सेक्टर पर दांव लगाना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले तो मौजूदा हालात के मद्देनजर रूस और यूक्रेन पर भारत की निर्भरता को देख लेते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI के आंकड़े बताते हैं कि 2016 से 2020 के बीच भारत का 49.4% हथियार आयात रूस और 0.5% यूक्रेन से आता है। दुनिया भर से रक्षा आयात के हिसाब से देखें तो 2015 से 2019 के दौरान भारत का रक्षा आयात दुनिया का करीब 10% बैठता है। 2017 से 2021 के बीच दुनिया के टॉप 5 इंपोर्टर्स भारत, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और चीन थे। हालांकि 2011 से 2015 और 2016 से 2020 के दौरान देश में हथियारों का आयात 33% घटा है। अब रक्षा पर दूसरे देशों पर टिके होना सरकारी खजाने और देश की सुरक्षा दोनों के लिए फायदेमंद नहीं है। ऐसे में सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। मसलन मई 2020 में डिफेंस सेक्टर में FDI की लिमिट को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। चलिए अब इस साल के बजट यानी 2022-23 पर नजर डालते हैं। मौजूदा फिस्कल के लिए भारत का डिफेंस बजट 4,05,000 करोड़ रुपए के ऊपर रखा गया है। इसमें डिफेंस पेंशन का पैसा शामिल नहीं है। ये पैसा बड़े तौर पर आर्म फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए तय किया गया है। 2022-23 के कैपिटल आउटफ्ले को 12.82% बढ़ाया गया है और इसके लिए 1,52,000 करोड़ से ज्यादा का बजट तय किया गया है। कैपिटल आउटले मोटे तौर पर आर्म फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन में इस्तेमाल होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 अप्रैल को 101 इक्विपमेंट्स और प्लेटफॉर्म की तीसरी पॉजिटिव इंडिकेशन लिस्ट जारी की है। इनकी खरीद सिर्फ स्वदेशी इंडस्ट्री से की जानी है। इस सूची में नौसेना के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, लाइट टैंक, छोटे अनमैन्ड एरियल व्हीकल और एंटी शिप मिसाइलें शामिल हैं। इससे भारत की सेनाओं की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। यानी सरकारों की हथियारों और उपकरणों की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देने का सीधा फायदा कंपनियों को होने वाला है। इनमें से तमाम कंपनियां लिस्टेड भी हैं और ऐसे में इनके इन्वेस्टर्स भी आने वाले दिनों में तगड़ा फायदा उठा सकते हैं। एक्सपर्ट भी इसे लेकर बुलिश हैं। ICICI सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट अभिजीत मित्रा ने कहा कि अगले 5 साल में तीसरी सूची के तहत शामिल आइटम्स के लिए ही स्वदेशी डिफेंस कंपनियों को 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर मिल सकते हैं। डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयर गरजने लगे हैं। 6 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच इन शेयरों में करीब 32% तक की जबरदस्त तेजी आई है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि अगले 6 साल में घरेलू कंपनियों के लिए 6.1 लाख करोड़ रुपए के स्वदेशीकरण के अवसर हासिल होंगे। इस अवसर को भुनाने के लिए सभी छोटी बड़ी कंपनियों को भारी निवेश करना होगा। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA का मानना है कि 101 तरह के डिफेंस सामान के आयात पर लगी रोक से HAL, L&T, BEL और भारत डायनेमिक्स जैसी सक्षम घरेलू कंपनियों को लॉन्ग टर्म में करीब 2.14 लाख करोड़ रुपए के कारोबारी अवसर हासिल होंगे। CLSA का कहना है कि वित्त वर्ष 2024 से ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे और सबसे बड़ा अवसर HL के सामने है, जिसे करीब 21,500 करोड़ रुपए के
नौसेना यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के ऑर्डर मिल सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत डायनेमिक्स ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस के पसंदीदा शेयरों में हैं। ये कंपनियां डिफेंस सेक्टर में प्रभावी स्थान रखती हैं। मनी 9 की सलाह। मनी 9 की सलाह ये है कि डिफेंस शेयरों में काफी उत्साह दिख रहा है। इनमें हाल के दिनों में काफी तेजी आई है। अब इनके ऊंचे स्तर पर आपके लिए उतरना मुश्किल हो सकता है और समझदारी भी नहीं होगी। इसलिए आप किसी वित्तीय सलाहकार की राय लें और शेयरों में जब गिरावट आती दिखे तो इनमें लॉन्ग टर्म की निवेश रणनीति बनाकर निवेश करें।